क्लास 12th अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। वीडियो के लास्ट में आपको जो है इंपोर्टेंट टॉपिक्स निशान लगवा दूंगा जहां से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे हिंदी मीडियम से हैं, कोई कह रहे थे इंग्लिश से हैं, तो दोनों में करवा देता हूँ। तो देखो यार, एक साझेदार ने फर्म को 2 लाख रुपए का ऋण दिया। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज होगा। अब यहां से टर्म पकड़ो, साझेदारी संलेख इंग्लिश में बता देता हूं। ए पार्टनर गिव ए लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख हिंदी में बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके जो है एसए एमसीक्यू क्वेश्चंस कैलकुलेशन वाले पक्का आ सकते हैं, इनको आपको पक्का कर लेना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक साझेदार ने फर्म को 2 लाख रुपए का ऋण दिया, साझेदारी संलेख का अभाव है यानी नहीं है, तो ऋण पर ब्याज कितना होगा, यानी कि पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस में जो है कितना इंटरेस्ट होगा। तो 2 लाख दिया है तो आपको पता है 6% जो है एनुअल होता है। ठीक है, 6% एनुअल होता है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट जो है इंडियन, उसके अकॉर्डिंग। तो 2 लाख गुणा में 6% हटाएंगे तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 लाख की 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12,000, तो क्या हो जाएगा 12,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा भाई। देखिए, मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, कभी नहीं छुपाता। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब्जेक्ट्स की, लेकिन मेरे पास जो है कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर्स, उनकी हेल्प से जो है मैं ये डिस्कस करता हूं और उन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं, उन्हीं से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे लेके आता हूं। ठीक है, मैं सच्चाई बता देता हूं भाई तुम्हें, फिर भी तुम वीडियो देखना चाहो तो देख सकते हो। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मद लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखी जाती। Which of the following items is not recorded in the profit and loss appropriation account? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये जो चीजें हैं वो नहीं लिखी जाती भाई। आगे चलते हैं, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति की राशि कौन से खाते में क्रेडिट की जाती है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ें तो टू विच अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब तुम कहोगे भाई ये तो हमें पता है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई। गुडविल के अंदर देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालना, गुडविल एंट्री जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का कर लेना। तो यहां पर क्या कह रहा है ये, टू विच अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रिएटेड इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि पार्टनर के रिटायरमेंट पे जो है उसकी जो वो है अमाउंट, वो किस खाते में जो है ट्रांसफर की जाती है, किसमें की जाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, इन द कैपिटल अकाउंट फॉर द रिटायरिंग पार्टनर। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में भाई उसी में की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। साझेदारी फर्म का समापन होने पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जो है आपके जो है थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और इस टाइप के तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रिएटेड एट लास्ट। सबसे आखिर में कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो सबसे आखिर में कैश अकाउंट, रोकड़ खाता बनाया जाता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें ऐड की जाती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रोकड़ खाता यानी कि कैश अकाउंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी संचय खालिस्तान लाभ से बनाया जाता है। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो इसमें कैपिटल ही आ जाएगा। ठीक है, पूंजी, समझ गए। इसके अलावा आगे जो है अभिकथन कारण है भाई। अभिकथन कारण ध्यान से देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, दोनों पढ़ देता हूं। अभिकथन है, जब व्यवसाय में नया साझेदार शामिल होता है तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो ये बात जो है सही है। ठीक है, जब भाई नया जो साझेदार आता है, ठीक है, पार्टनर आता है तभी बनाया जाता है। यानी इंग्लिश में पढ़ें तो रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट इज मेड व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, कारण नए साझेदार के प्रवेश के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी नया पार्टनर आएगा, अब ये चीज तो तुम देखो कॉमन लाइफ में भी है। मान लो तुम कोई खेल खेल रहे हो भाई, ठीक है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कोई नया बंदा आता है, वो कहता है मैं भी खेलूंगा, तो भाई जितने बंदे खेल रहे हो वो सभी सहमत होंगे तभी तो खेलेंगे, कोई एक होगा तब थोड़ा ना खेलेंगे। तो इसी तरह कोई भी चीज़ है, मान लो तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तुम उसमें 3 बंदे हो, ठीक है, तुम हो, तुम्हारे 2 दोस्त हैं, कोई नया बंदा आ रहा है, तो तुम तीनों की ही तो सहमति होनी चाहिए, तुम तीनों हाँ बोलोगे तभी तो वो आएगा। तो इसके ये भी सही है। ठीक है, तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में नहीं जुड़ रही। ठीक है,
दोनों चीजें शायद आपस में ये नहीं जुड़ रही, और तुम भी बताना कमेंट करके इसका क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें जो है ऑप्शन बी हो सकता है कि अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। यानी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ऊपर जो है और चीज की बात हो रही है, नीचे ये कुछ और लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, फिर भी तुम लोग कमेंट करके बता देना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अंशों के प्रति अति अभिधान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? तो शेयर्स आपको पता होंगे, जैसे कंपनियां हैं वो शेयर्स निकालती हैं, ठीक है, फिर लोग उनको खरीदते हैं, समझ गए? तो ये जो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई कंपनी ने जो है इतने शेयर्स निकाले भी नहीं और खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए, समझ गए? यानी कि पब्लिक डिमांड जो है वो ज्यादा है जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं कंपनी के द्वारा, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स बोल देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा आगे चलते हैं, व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर? परिवर्तनशील ऋणपत्र से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हें बता देता हूं, डिबेंचर्स, ऋणपत्र। ठीक है, ऋणपत्र जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके अंदर भी और क्या इंपोर्टेंट है, इसके टाइप्स, डिबेंचर के टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि ऋणपत्र के प्रकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दो बड़ा क्वेश्चन भी, एक दो छोटा एमसीक्यू क्वेश्चन भी पक्का आएगा डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है, पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से अभिकथन कारण का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अभिकथन कारण के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई। तो यहां पर देखो, अभिकथन है साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण वसूली खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कारण है साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण तीसरे पक्ष के ऋण के रूप में नहीं माना जाता, बल्कि इसे स्वयं साझेदार के लिए ऋण के रूप में माना जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। यानी कि इंग्लिश में देखें तो लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ये तो, लेकिन रीजन जो है उसमें मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है जो बताया गया है, तो ये आप लोग देख लेना। इसमें जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हो सकता है, केवल अभिकथन सही है, यानी ओनली असर्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। किसी फर्म के विघटन के समय यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति लेता है तो इसे वसूली खाते के खालिस्तान पक्ष में लिखा जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। मैंने कहा था ना डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म के 2-3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, अभी ऊपर भी आया था, एक फिर से आ गया। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, गुडविल हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इनके क्वेश्चंस तो पक्का भरे पड़े हैं भाई, तुम्हारे पेपरों में देख लेना। तो यहां पर कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इफ ए पार्टनर टेक्स एन एसेट फ्रॉम द फर्म इट विल बी रिकॉर्डेड इन द खालिस्तान साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, किस में लिखा जाता है? राइट साइड में। अब देखिए निशान लगा लीजिए, बड़े क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं भाई, तुम्हें ही सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि कौन कौन से तुम्हें सोल्व करने हैं, जिससे तुम्हारी हेल्प होगी पेपर के अंदर, जो तुम्हारे पेपर में भी पक्का आ सकते हैं। डिजिट चेंज हो सकती है, जैसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसमें ये रेशियो बदल देंगे, 5:4:1 दे रखा है, यहाँ पर दे देंगे 2:3:6, ठीक है, अमाउंट ये कुछ डिजिट बदल देंगे। यानी मैथ होता है ना, उसमें होता है ना, जैसे कि 10th क्लास तुमने पढ़ी है, √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो √5 की जगह √2 भी आ जाता है, √3 भी आ जाता है, तो ऐसे ही है, ये डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर प्रॉफिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है, शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, पार्टनरशिप प्रॉफिट हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शीट हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में निम्न में से संबंधित नियम लिखे, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लाभ हानि का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। तो ये जो क्वेश्चंस है इनको आपको जो है पक्का कर लेना है भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इतना वो नहीं है ये। आगे चलते हैं, एक ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो, यानी कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है त्याग अनुपात हिंदी में बोले तो त्याग अनुपात रेशियो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसके आपको पक्का कर लेने, रोहित और मोहित वाला। इसके अलावा हम बात करें, एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन किन दिशाओं में हो सकता है? मेंशन द ओकेजन्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के ऐसे क्वेश्चंस पक्का आपके आएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसके ऐसे क्वेश्चंस आपके पक्का आ सकते हैं, इनको आपको पक्का कर लेना है। इसके अलावा हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब गुडविल के बारे में, ठीक है, ख्याति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 घटकों का वर्णन करें। तो ख्याति यानी कि गुडविल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, गुडविल का बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, तो इसको आपको पक्का कर लेना है।
इसके अलावा फिर हम आगे चलते, जो इंपॉर्टेंट है वो निशान लगवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 18 का जो क्वेश्चन है, गिव ए कंपैरिजन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो दोनों इंपॉर्टेंट है, या तो ऐसे डिफरेंस आ सकता है या फिर अलग अलग भी आ सकते हैं दोनों, ठीक है। और भी आ सकते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाए, करंट क्विक रेशियो आ जाए, लिक्विडिटी रेशियो आ जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाए, गेनिंग रेशियो आ जाए। तो ये जितने भी अनुपात वाले क्वेश्चन है रेशियो वाले, ये पक्का कर लेना। इसके अलावा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस पक्का आ सकता है भाई, या फिर ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, अंश और ऋण पत्र के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो 21 का बी वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, उन शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखे जिनके तहत कोई कंपनी छूट पर शेयर जारी कर सकती है। स्टेट क्लियरली द कंडीशन अंडर विच ए कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट लीस्ट डिस्काउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें, ये 22 वाला क्वेश्चन जो है इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट बी देख लो भाई, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट बी देख लो। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिकथन और कारण दे रखे हैं। तरलता अनुपात का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह विंडो ड्रेसिंग के लिए खुले हैं, और कारण है चालू अनुपात या त्वरित अनुपात से 1% अधिक होने के कारण चालू त्वरित संपत्ति या चालू त्वरित। तो इसमें जो है देख सकते हो भाई, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भी नहीं, ऐसे यहाँ पर दे दिया, लेकिन बार बार नहीं आते। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत नहीं आती, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट अपीयर अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, व्हाइल मेकिंग ए कंपनी बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, स्थगित कर दायित्व, ठीक है, ऑप्शन सी कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध लाभ अनुपात की गणना करने वाला सूत्र है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। तो क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गुणा 100, ये है, ठीक है। आगे जो है 26 वाला क्वेश्चन देख सकते हो, परिचालन गतिविधियों से नकदी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शुद्ध लाभ में जोड़ा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट करके बताओगे। 26 वाले हिंदी वाले देख सकते हो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध तुमसे पूछ लेते हैं। ये देखो, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नीचे 4 ऑप्शन भी हैं, तो इसका तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसके बाद 27 देखते हैं, वित्तीय विवरण कैसे तैयार किए जाते हैं, इनके 2 उद्देश्य लिखिए। वित्तीय विवरण के क्वेश्चंस आपके पक्का आ सकते हैं भाई, इसको जो है आपको पक्का कर लेना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है। इसके अलावा 28 का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन भी पूछी जा सकती है, इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पक्का पढ़ लो, ये टॉपिक पूरा पक्का कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके 2-3 क्वेश्चन तुम्हें पक्का देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम आगे बात करें, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सारे मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है। इसके अलावा पार्ट सी जो है ये भी देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा फंक्शन स्वचालित रूप से कॉलमों के पंक्ति का योग करता है, विच फंक्शन इस्टेब्लिश, ठीक है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आपको पक्का करना है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा इसमें। इसके अलावा जो है ये इतना वो नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ। ये 26 वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है जल्दी बता देता हूँ, वीडियो को लंबी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें ही है घर पे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेटिंग ए टेबल इन ए वर्कशीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 भी भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मर्जिंग ऑफ सेल्स, ये कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा पाई चार्ट वाला देख लेना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट वाला जो है कंप्यूटर लेखांकन सॉफ्टवेयर की मुख्य विषय था, ये भी कई बार आ जाता है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आपको पक्का कर लेना है जो मैंने आपको बताए हैं। और वीडियो के लास्ट में जो है मैं अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूँ, इन टॉपिक्स को भाई आप पक्का कर लो, ठीक है, इन टॉपिक्स को आप पक्का कर लो। इन टॉपिक्स को अगर आपने पक्का कर लिया तो ये मान के चलो कि आपके जो है अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को आप पक्का कर जाओ और जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताए हैं वो भी पक्का आपको करके जाने, जो जो बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपको उसी प्रकार से मिलेंगे। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये अगर तुमने कर लिए, इनके क्वेश्चंस कर लिए, तो कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। चाहे गुडविल हो, उसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, गुडविल एंट्री जो है, इसके अलावा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडमिशन वगैरह, डिजोल्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हो गया, टाइप ऑफ डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कर लेना। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।